ये मैं अपने आप से पीछे नहीं होता, ये गाड़ी खुद कर देती है। मैं अपने को बस ऐसे छोड़ देता हूँ लूज़, और जैसे ही मैं दबाता हूँ रेस। इसके पीछे यहाँ पर एक फीचर चला गया, एक फीचर आ गया। अब आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ सनरूफ के बारे में, कि जो ईवी वाली स्कूटीज़ हैं उनको आग लगती जा रही है, तो क्या कारें भी डेंजरस हो सकती हैं? वैसे तो हर इंसान अपनी गाड़ी के लिए अलग अलग फीचर्स मांगता है, लेकिन ईवी के ओनर सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, रेंज, ज़्यादा रेंज, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा रेंज, मैक्सिमम रेंज। एंड टाटा ने अपने एग्जिस्टिंग नेक्सॉन ईवी ओनर्स की ये बात सुनकर अपग्रेड करी है नेक्सॉन ईवी मैक्स, जो शायद आपको बाहर से देखने में पहले जैसी लग रही होगी, बट इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे की चेंजेस है जो इस गाड़ी को पुरानी नेक्सॉन के ऊपर ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाते हैं। एंड मैं इस समय आ रखा हूँ गाज़ियाबाद के एक वीरान सुनसान इलाके के अंदर, जहाँ से शायद कुछ आपको एक्स्ट्रा आवाज़ें सुनाई देंगी, कुछ जानवरों की या कुछ पंछियों की। इग्नोर कीजिएगा उन आवाज़ों को, ध्यान दीजिएगा इस गाड़ी के ऊपर, बिकॉज ये इस गाड़ी का एक डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको बाकी वीडियोस में देखने को ना मिले। तो शुरुआत करते हैं नेक्सॉन ईवी से। बाय द वे, दिस इज द फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर कोई नेक्सॉन आई है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। अगर आपको ये सिनेमैटिक बी रोल पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दो, बिकॉज बी रोल बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, एंड बी रोल बनाना ज़रूरी है वीडियो के एंटरटेनिंग फैक्टर को मैक्स करने के लिए। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो नेक्सॉन ईवी मैक्स नेक्सॉन ईवी के लुक्स को कंटिन्यू करती है, तो सारी चीज़ें लगभग सेम है, एक्सेप्ट एक दो चीज़ें छोटी मोटी जो आपको तभी पता चलेंगे जब आप शोरूम के अंदर दोनों गाड़ियों को साथ में देखेंगे या आप ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करूँ तो एग्जैक्टली सेम लेआउट है। आपके पास मैसिव विंडशील्ड है, बॉनट के ऊपर आपको मिल जाती है मस्कुलर क्रीसीज, देन उसके नीचे आपके पास है शानदार बड़े हेडलैम्प्स। इन हेडलैम्प्स के अंदर यू कैन हैव हेलोजन हाई बीम, प्रोजेक्टर लो बीम, देन यू कैन सी एलईडी डीआरएल ऑन दैट साइड, एंड डीआरएल ही आपका इंडिकेटर का काम भी करती है। उसके नीचे यू हैव द हेलोजन फॉग लैम्प्स। कुछ एडिशनल एलिमेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास ग्लॉस ब्लैक की फ्लैटिंग है सेंटर में, तो एक्सेसिव क्रोम नहीं है हमारे पास। टाटा का लोगो, ईवी की बैजिंग ये बताने के लिए कि ये गाड़ी नेक्सॉन रेगुलर पेट्रोल या डीजल से अलग है। देन उसके नीचे आपके पास एक एयर डैम रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, एंड इस एयर डैम के ऊपर भी आपका ट्राई एरो डिज़ाइन बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ पार्ट को हाईलाइट कर रखा है टाटा के एक स्पेसिफिक कलर से। एंड ये जो कलर है ये आपको टाटा की हर ईवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप टोयोटा की कोई हाइब्रिड गाड़ी देखते हैं तो टोयोटा का लोगो के अंदर एक ब्लू एक्सेंट होता है, सिमिलरली टाटा में इस कलर से आप बता सकते हैं कि ये गाड़ी टाटा की ईवी है। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की, एंड साइड से भी नेक्सॉन ईवी मैक्स अगेन नेक्सॉन ईवी की तरह ही है, तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। नेक्सॉन या नेक्सॉन ईवी का रिव्यू आप लोगों ने देखा ही होगा कभी ना कभी, बट स्टिल कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है नेक्सॉन ईवी के साइड से, वो है ये हेडलैम्प जो कंटिन्यू किया गया है ना, तो यहाँ पर एक नेक्सॉन की बैजिंग है। इस बैजिंग की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम एहसास लगता है। इसके बाद अगर आप एलॉयज देखेंगे तो दीज एलॉयज आर न्यू, एंड ये एलॉय वो पहली चीज़ है जो नेक्सॉन ईवी मैक्स को नेक्सॉन ईवी से अपीयरेंस में अलग करती है। जो दूसरा चेंज है नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर अपीयरेंस वाइज, दैट इज़ दिस कलर। जो कलर आप देख रहे हैं इंटेंसिटी, ये कलर सिर्फ नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर अवेलेबल है। नेक्सॉन ईवी का अपना एक स्पेसिफिक कलर है, एंड देन नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर आपको ये इंटेंसिटी मिलता है
जो आपको रेगुलर नेक्सॉन या नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा देयर आर 2 आई थिंक मोर कलर्स, आई थिंक एक सिल्वर है और एक कोई और कलर है, आई डोंट नॉट रिमेंबर। मेन कलर ये है, डिस्प्ले कलर, एंड मेरे को लगता है इस कलर के अंदर गाड़ी बहुत ज़्यादा शानदार भी लगती है। तो आई फील अगर मुझे ये गाड़ी कभी भी लेनी हो मैं इसी कलर के अंदर लूँगा। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन ऑफ टाटा, ये बस कलर देखने में बहुत अच्छा है। वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा होगा बिकॉज ना मिट्टी वगैरह गाड़ी में थोड़ी लगी है जहाँ से मैं आया हूँ रास्ता घूमते फिरते, अभी आपको बैक पे पता चल जाएगा, बट अदरवाइज दिस कलर इज़ वेरी नाइस। इसके बाद है ईवी की बैजिंग एंड देन दिस स्ट्रिप रनिंग अक्रॉस द विंडो लाइन, जो कि टाटा के सिग्नेचर ईवी कलर के अंदर है। एंड देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट द साइड्स। 3 चीज़ें अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर है मेरे पास। अगर चाबी मेरे हाथ में है तो मैं बटन दबाकर अनलॉक कर सकता हूँ इसको, यानी मुझे चाबी जेब से निकालने के लिए बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस पास जाऊँगा एंड आई विल जस्ट प्रेस दिस बटन। एंड सिमिलरली लॉक करने के लिए भी मेरे को चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है जेब में से, गाड़ी से निकलते मुझे सिर्फ ये बटन दबा देना है एंड कार लॉक। तो ये 2 हॉर्न आपको सुनाई दे जाएंगे कि आपकी कार लॉक हो चुकी है। इसके अलावा सेकंड चीज़ यहाँ पर है रूफ रेल्स। दीज आर नॉट फंक्शनल ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पस, लेकिन इसकी वजह से गाड़ी को ना हल्का सा टॉल डिज़ाइन मिल जाता है। एंड तीसरी चीज़ जो इस साइड पर नहीं है दूसरी तरफ है, डैट इज़ द पोर्ट फॉर चार्जिंग। सो दिस इज़ द लिड फॉर द चार्जिंग। इसको आप बाहर से नहीं खोल सकते, आपको इसको हमेशा अंदर से ही खोलना पड़ेगा। देन अगर आप ऊपर वाला कैप हटाते हो तो यहाँ पे आपकी रेगुलर चार्जिंग हो जाती है, जो आपको साथ में चार्जर मिलता भी है। एंड अगर आप नीचे वाला कैप भी निकालते हो तो अब ये टोटल आपका बड़ा चार्जर लग जाएगा, जो कि गाड़ी को थोड़ा सा और फास्ट चार्ज कर देता है। अगर आपने इसको बंद करना है तो आप ऊपर वाला अगर पहले लगा दोगे तो आप इसको बंद नहीं कर पाओगे, आपको नीचे वाला ही पहले लगाना पड़ेगा। सो दैट्स फॉर चार्जिंग। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड अगर मैं रेयर की बात करूँ तो अगेन द नेक्सॉन ईवी लुक्स थोड़ी सी गंदी है गाड़ी, बिकॉज मैं मिट्टी वाले एरिया में हूँ, जितना झाड़ सकता था उतना कर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डो नॉट हैव एनी सोल्यूशन एज ऑफ नाउ। एंड फ्रॉम द रेयर द रेगुलर नेक्सॉन ईवी लुक्स। ऑन द टॉप यू हैव अ स्पॉइलर, देन हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना ऑन द रूफ, मैसिव विंडशील्ड डिफॉगर के साथ में, देन रेयर वाइपर, टाटा का लोगो, अगेन दैट ब्लू ईवी एक्सेंट कलर। जो टेल लैम्प्स हैं नेक्सॉन ईवी के, दिस इज़ दी ओनली थिंग जो मुझे थोड़ा सा ना ऑड लगता है इस गाड़ी के अंदर, बिकॉज एक अदरवाइज बड़ी कार को एक छोटे छोटे इन्होंने जो टेल लैम्प्स दिए हैं, सेम इन्होंने पंच में किया था, तो डैट इज़ समथिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मेरे को ये बहुत खास नहीं लगता, बट आई हैव सीन पीपल जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल ओपिनियन। ईवी की बैजिंग आपके पास है, दूसरी तरफ पे है जिप्ट्रॉन जो टाटा अपनी मोटर को बोलता है, नीचे नेक्सॉन का बैजिंग, देन यू हैव दिस रिक्वेस्ट बटन फॉर द बूट। सबसे नीचे आपके पास एक स्पोर्टियर बम्पर जिस पे आपको कुछ ट्राई एरो एक्सेंट मिल जाएगा दोनों तरफ पे। देन दिस इज़ द एम्प्टी स्पेस, रिफ्लेक्टर्स आपके कॉर्नर्स के ऊपर है। सो दैट्स द रेयर ऑफ नेक्सॉन ईवी मैक्स। बात करते हैं गाड़ी के बूट की। दिस इज़ द बूट ऑफ नेक्सॉन ईवी मैक्स, एवरीथिंग। सबसे ऊपर यू हैव द पार्सल शेल्फ जो कि फ़िलहाल अटैच्ड है, इसलिए उठ गई है। एंड सामान जो आपका पड़ा वो इधर ही पड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं नीचे। एंड इफ़ यू कैन सी फ्रॉम हेयर 60-40 का स्प्लिट है सीट का, पर उसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। देन बूट स्पेस नेक्सॉन ईवी वाला सेम टू सेम है, कोई रिडक्शन नहीं है। एंड यू कैन सी यहाँ पे 2 हुक्स हैं एंड देन सेम 2 हुक्स यहाँ पर है। दोनों की लिमिट 3-3 kg की है, तो यहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान टांग सकते हैं। इनफैक्ट 3 kg कंपनी ने लिखा तो आप 4 ही टांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ज़्यादा वेट ना हो उसका। टायर रिपेयर किट, यानी यहाँ पर आपको इस तरह एक लिक्विड मिलता है, इफ़ यू वांट टू सी इट। तो ये लिक्विड आप लगा सकते हो अपने टायर के अंदर की तरफ से, ताकि थोड़ी देर के लिए पंक्चर आपका सील हो जाए। एंड दिस इज़ द पंप, हवा भरने के लिए। मे बी दिस इज़ ओनली फॉर दिस टायर, कि अगर आप सेकेंडरी टायर यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि इस पर 80 kmph की लिमिट दे रखी है, तो ये लिमिट यूजुअली आपके स्पेयर टायर की होती है। इस किट के अलावा दिस इज़ द ट्रे एंड यू हैव अ स्पेयर टायर एज वेल। एंड स्पेयर टायर आपको सेम साइज़ का मिलता है जो आपकी कार के बाकी टायर हैं, तो इसको आप ना रोटेशन में भी यूज़ कर सकते हो, टायर के रोटेशन में जो आप कराते हो अलाइनमेंट बैलेंसिंग में। देन दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग, द चार्जर ऑफ द कार। तो ऐसा आपका चार्जर होगा कुछ, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो 16 एम्पेयर को आपको साथ में प्लग मिलता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपको एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि 16 एम्पेयर को 16 एम्पेयर वाले सॉकेट में ही लगाया जाए। जैसे हम घर पे बाकी चीज़ों को 5 को 16 कर लेते हैं, 5 एम्पेयर को 15 एम्पेयर वाले में बना लेते हैं, उस तरह से इसको ना यूज़ किया जाए, प्रॉपर वायरिंग के साथ इस अडेप्टर को यूज़ किया जाए। एंड देन यहाँ पर आपको एक चार्ट मिल जाएगा छोटा सा, इफ यू कैन सी। ओके, व्हीकल चार्जिंग का क्या लॉजिक होगा, देन ग्लो कर रही है, ब्लिंक कर रही है, तो उसका क्या क्या सिस्टम है। देन यहाँ पर 4 लाइट्स लगी हुई हैं, दैट्स ऑल। एंड ये आपका कनेक्टर है जो आपको साथ में मिलता है इस तरीके का। प्लस ये कनेक्टर आगे पीछे ऊपर नीचे से लॉक भी हो जाता है, यानी जब आप इसको लगा के रखोगे तो ये अपने आप से बाहर निकलेगा नहीं, ना ही इसको कोई बाहर निकाल पाएगा।
इसे अनलॉक कैसे करना है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो दैट्स द चार्जर गाइस एंड दैट्स ऑल द बूट। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। गाड़ी के अंदर बैठने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो दिस इज द ओपनिंग एंगल ऑफ द डोर। इट इज़ ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज एंड लेट अस सिट इनसाइड। So this is the first view you get and गर्मी बहुत ज़्यादा है, डोर को करते हैं बंद विद द सॉलिड थर्ड। ज़बरदस्त। तो दिस इज़ द डैशबोर्ड एंड द न्यू बिट्स। बट कुछ भी करने से पहले बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दिस इज़ द की ऑफ द कार जस्ट लाइक ऑल टाटा टॉप मॉडल कार्स। जब मैं स्टार्ट स्टॉप को एक बार दबाता हूँ तो यू गेट दी एक्सेसरी स्क्रीन, ACC सबसे नीचे लिखा हुआ है। जब मैं सेकेंड टाइम दबाता हूँ तो कम्स द एनिमेशन, द EV थिंग, सिप्ट्रॉन, प्रेस ब्रेक पेडल टू स्टार्ट। एंड जब मैं ब्रेक दबा के तीसरी बार स्टार्ट दबाता हूँ द कार स्टार्ट्स। तो नीचे सीटी के नीचे रेडी लिखा आ गया है, यू कैन सी इट। एंड व्हेन इट सेज रेडी तो गाड़ी आपकी चल सकती है, चलने को गाड़ी तैयार है। सो दैट्स द बेसिक। गाड़ी चला ली हमने, AC को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑलरेडी AC 18 डिग्रीज पे है, दैट इज़ फाइन फॉर मी। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार फील्स वेरी नाइस, एलिमेंट्स का मिक्स है इसके ऊपर। यहाँ पर आपको लेदरेट मिल जाता है। देन जो हॉर्न का पैडिंग है वो आपके पास ग्लॉस ब्लैक है, बटन आपके मैट ब्लैक है। एंड सेंटर में आपके पास जो रेगुलर स्टीयरिंग व्हील वाला मटेरियल होता है दैट इज़ हेयर। अगर मैं हॉर्न की बात करूँ तो आप साइड से या ऊपर से बजा सकते हैं, नीचे से हॉर्न नहीं बजता है समहाउ। तो डैट इज़ वन थिंग। इसके अलावा जो यहाँ पर ये ग्लॉस ब्लैक वाली चीज़ है ये भी देखने में और पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इज़ वेरी लाइट। इनफैक्ट ये स्पीड के साथ साथ हैवी हो जाता है, अदरवाइज सिटी ट्रैफिक के अंदर इट इज़ वेरी लाइट एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इस स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यू कैन डू टिल्ट, यानी ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, लेकिन देर इज़ नो टेलीस्कोपिक, अंदर बाहर नहीं किया जा सकता है इसको। उसके पीछे अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक्स ऑफ द कार आर अगेन वेरी नाइस एंड वेरी यूजुअल। एंड अगर मैं वाइपर की बात करूँ, टाटा की आपको एक खास बात बताता हूँ टाटा की गाड़ियों की, जब आप इसको हल्का सा खींचते हो ना तो आपका वाइपर नहीं चलता, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, सिर्फ पानी आ रहा है। जब मैं थोड़ा सेकंड एक्स्ट्रा खींचूंगा तब चलेगा वाइपर, अब आएगा वाइपर। इसका एक बड़ा फ़ायदा मुझे क्या लगता है, जैसे अगर आपकी गाड़ी के शीशे पर मिट्टी पड़ी हुई है ना तो आपको सीधा वाइपर नहीं चलेगा आपका, पहले आप हल्का सा पानी डाल के मिट्टी उतार लो एंड फिर आप इसको चलाओ, तो आपकी स्क्रैचेस शीशे के ऊपर कम पड़ेंगे। नाउ लेट अस सी इफ दिस कार हैज़ अ डिलेड स्वाइप। तो देर इज़ अ डिलेड स्वाइप, अभी आता ही होगा। एंड देर इट इज़ नाइस। तो वाइपर्स ऑफ द कार फील्स वेरी नाइस एंड वेरी मच एडिक्वेट एंड स्प्रे इज डिसेंट। इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने वाला है नोजल का जो मेरे तरफ का है, अदरवाइज इट इज़ वेरी नाइस एंड दैट्स दिस पार्ट। पीछे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग, आपको तकरीबन 40% जो आपका है वो एनालॉग मिलता है, जहाँ पर आपके पास सुई है, नीडल है जहाँ पर आपकी, एंड यहीं पर आपके कुछ आइकन्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल पार्किंग ब्रेक एंड दैट सीट बेल्ट्स वगैरह के लिए। एंड ऑन द राइट साइड आपको मिल जाता है एक मीटर जो कि RPM मीटर जैसा लगता है देखने में, बट एक्चुअल में वो है इसका पावर मीटर, यानी पावर गाड़ी दे रही है या पावर गाड़ी ले रही है उसके ऊपर चीज़। देन यू कैन सी द P स्टैंड्स फॉर पार्किंग। ऊपर आपको रेंज दिखा रहा होगा 71% पे 223। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल रेंज, गाड़ी हम सुबह से चला रहे हैं बहुत देर से, तो द रेंज इज़ नॉट वेरी मच एक्यूरेट एट द मोमेंट। आपको जब मैं गाड़ी चलाऊंगा आपको पता चल जाएगा क्यों, इस वीडियो को देखते रहिए आप। उसके नीचे आपके पास है सिटी, इफ़ यू कैन सी, तो सिटी यहाँ पर आपका मोड है। अगर मैं इसको इको कर देता हूँ तो यू कैन सी हल्की सी रेंज बढ़ गई है, लेआउट ग्रीन हो गया है। एंड देन उसके नीचे लिखा है रेडी। रेडी मीन्स आपकी कार भी चलने को तैयार है। अगर रेडी के साथ में अगर आप आइकन देख सकते हैं छोटा सा, तो कार के नीचे एक एरो वाला आइकन बना हुआ है, यानी कार आगे पीछे की जा सकती है। देन देर इज दिस लेवल 2। लेवल 2 स्टैंड्स फॉर द रीजनरेशन, जिसकी हम थोड़ी देर में गाड़ी चलाते से बात करेंगे। एंड लेवल 2 के साइड में इफ यू कैन सी दीज 2 लाइन्स, द रेड एंड ब्लू लाइन्स, ये रेड ब्लू लाइन्स बेसिकली एक तरह का ग्राफ है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी इस ग्राफ के बीच में ऐसे करके, तो वो आपको बताएगी कि आपने गाड़ी इकोनॉमिकली चलाई है या आपने पावर सॉर्टेड चलाई है गाड़ी, यानी आप परफॉर्मेंस निकाल रहे थे उसमें से या उसकी एफिशिएंसी निकाल रहे थे, तो वो आपको ग्राफ देखने को मिलता है। एंड ग्राफ लुक्स वेरी क्यूट एंड वेरी स्मॉल। देन जो रेगुलर चीज़ें होती है, ट्रिप A, ट्रिप B एंड दी एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आपको बताता रहता है कि बैटरी में पावर कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलता रहता है। अगेन मतलब दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट एक एनिमेशन दे रखी है आपको थोड़ा दिल खुश करने के लिए। जैसे टाटा की बाकी कार्स के अंदर पावर एंड टॉर्क आता है, तो यहाँ पे उन्होंने एनर्जी फ्लो दे दिया है। कूल टच आई विल से। इसके बाद अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक AC वेंट मिल जाता है। द फ्लो इज़ वेरी नाइस
एंड देन देर इज़ सम स्पेस ओवर हेयर, थोड़ा बहुत यहाँ सामान आप रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, छोटा ही है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉइन या छोटी मोटी रिसीट्स आएंगी। एंड इसके अलावा अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर की क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, इट ओवरऑल फील्स वेरी गुड। हालांकि थोड़ी बहुत इश्यूज हैं जिसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर आपको मिल जाता है आउटसाइड ORVM के लिए, आउटसाइड रियर व्यू के लिए कंट्रोल। दैट्स इट। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है बहुत ही शानदार लैच, एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैच इन एनी मेन स्ट्रीम कार्स। ये आपको अंदर बैठ के ही पता चलेगा कि लैच की क्या क्वालिटी है। दिस इज द लॉक, एंड ड्राइवर साइड से सारे डोर्स एक साथ लॉक एंड अनलॉक होते हैं। एंड टाटा ने अब तक डोर साइड के ऊपर मुझे कोई लॉक का बटन नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बात करेंगे। एंड दीज आर द पावर विंडो स्विचेस जो टाटा अपनी हर गाड़ी में यूज करता है। दिस इज फॉर द लॉक, देर इज सम स्पेस ओवर हेयर, आप दरवाजा बंद कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कॉइन्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ आप रख सकते हो। एंड अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये मटेरियल टेक्सचर अलग है, देन दिस टेक्सचर इज डिफरेंट। दिस इज ग्लॉस, दैट वाज मैट, दिस इज अगेन मैट। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ट्राई एरो डिज़ाइन बन रखा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। इट लुक्स वेरी कूल, इट फील्स वेरी नाइस, एंड दिस इज ऑल लेदरेट इफ यू कैन सी। ऑलराइट, इसके नीचे यहाँ पर जो टेक्सचर है, अगेन दिस टेक्सचर इज डिफरेंट। तो मिक्स एंड मैच एलिमेंट्स किए हुए हैं टाटा ने। इसके अलावा अगर मैं सेंट्रल कंसोल की बात करूं तो सबसे ऊपर आपके पास है आपका हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड इस स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं गाड़ी के। तो सबसे पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस आइकन। तो नाउ एवरीथिंग कम्स, एंड दिस इज़ द होम स्क्रीन। ऑलरेडी अगर मैं किसी और स्क्रीन पे होता हूँ तो यहाँ से दबा के मैं होम स्क्रीन पे जा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक म्यूजिक का आइकन है, यानी जो चल रहा है उसको सिलेक्ट करने के लिए फॉर द सोर्स। दिस इज़ फॉर द एयर कंडीशनर, यानी AC के एडजस्टमेंट मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मुझे कंट्रोल छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आई हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस कमांड्स, देन कैबिन एयर क्वालिटी, Hyundai वालों का एक बहुत खास फीचर है ये। इसके अलावा यू हैव द पार्क असिस्ट ओवर हेयर ओनली। तो करते हैं उस चीज़ की भी बात, थीम्स वगैरह एवरीथिंग। तो बेसिक फीचर्स के अंदर सारे हैं, थोड़ा सा बस मुझे लगता है कि लेआउट बेटर बन सकता था। देन यहाँ पर यू कैन सी देयर इज दिस थिंग कास्टिंग ऑफ, एंड आई विल टर्न द कास्टिंग ऑन नाउ। तो जैसे मैं कास्टिंग ऑन कर देता हूँ तो जो यहाँ चल रहा होगा FM 107.4, सेम FM 107.4 मुझे यहाँ दिखाई दे जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैप्स लगे हुए हैं तो उसकी मैप्स की जो गाइडेंस है वो यहाँ ऊपर आ जाती है, दैट इज़ कास्टिंग फीचर। तो इसको मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता इसको कोई ऑफ करेगा। दैट्स मोस्ट ऑफ द थिंग। अब एक नेगेटिव पॉइंट अगर मैं आपको नेक्सॉन का बताना चाहूँ, किसी भी नेक्सॉन का, पेट्रोल, डीजल या EV का, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, इट इज़ इनफ रिस्पॉन्सिव। सुबह से मैं इसको चला रहा हूँ तो ये ईजी और अच्छा सिस्टम है। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे सिस्टम की लगती है, इस पर कोई फिजिकल बटन नहीं है। टाटा ने फिजिकल बटन यहाँ से हटा के ऊपर नेक्सॉन की बैजिंग दे दी है, जो कि देखने में अच्छी ज़रूर लगती है, लेकिन फिजिकल बटन की अपनी एक अहमियत है जो मैं समझता हूँ। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैं बटन हटाने वाले डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस फॉर पीपल एज वेल। टाटा कहता है कि मुझे गाड़ी ऐसी बनानी है जहाँ पर ज़्यादा क्लटर ना हो, बहुत ज़्यादा बटन ना हो, बट आप कितने बटन हटाओगे? मेरे को लगता है जो ज़रूरी बटन हैं वो आपको यहाँ चाहिए ही चाहिए, चाहे आप इसके ऊपर दे दो डैशबोर्ड से हटाकर, चाहे आप डैशबोर्ड पर ही रहने दो। मेरे को लगता है बटन अपनी जगह सही चीज़ है। उसके नीचे अगर मैं AC वेंट्स की बात करूँ तो AC वेंट्स ऑफ द कार आर अगेन नाइस, एंड यू कैन सी दिस टच। ये जो ब्लू एक्सेंट आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, इस AC वेंट पर भी है। देन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी था, आई प्रोबेबली फॉरगॉट टू टेल यू दिस थिंग। तो ये आपको याद कराता रहेगा आप एक EV के अंदर बैठे हो। सेंटर में आई हैव दिस स्विच फॉर हज़ार्ड लाइट्स, डिसेंट क्वालिटी स्विच, नथिंग टू टॉक अबाउट इट। देन AC के कंट्रोल्स, एंड ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ हमेशा लगता है कि कोई स्क्रीन होगी, तो मे बी इन फ्यूचर। एज ऑफ नाउ दीज आर द कंट्रोल्स। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ तो द AC सुपर रिस्पॉन्सिव, लेकिन इसको हम कम कर देते हैं। आई थिंक 1 नंबर पे इनफ ठंडा कर रहा है मुझे। देन यहाँ पे इकॉन भी है, अगर मैं इकॉन कर देता हूँ तो यू कैन सी आपका इकोनॉमी का फीचर टर्न ऑन हो जाता है, यहाँ पे इकॉन लिखा आ जाता है, यानी अब आपका AC थोड़ा कम ठंडा करेगा। इट विल बी नाइस, गाड़ी ठंडी हो जाएगी लेकिन पावर थोड़ी बचा के रखेगा। आप एक तरह से कह लो जैसे घर का AC आपका फुल लोड पे नहीं चल रहा। यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन आ जाते हैं फॉर डिफॉगर्स। देन दिस इज़ फॉर द एयर, कहाँ की सर्कुलेट करनी है, एंड दिस इज़ फॉर द डायरेक्शन।
इसके बाद नीचे हमारे पास कुछ बटन है तो इनकी बारी बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिस बटन इज़ फॉर हिल डिसेंट कंट्रोल। गाड़ी नीचे को बनी हुई अगर आपको दिखाई दे रही है, यानी जब आपकी गाड़ी उतरेगी तो आपको ये बटन ऑन कर लेना है। हिल डिसेंट कंट्रोल आपका ऑन हो गया है, यानी जब आप गाड़ी को स्लोप से उतार रहे होंगे तो आपको ब्रेक वगैरह की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन सेकंड बटन दिस इज़ एम्प्टी, अगर आप यहाँ कोई फीचर लगवाना चाहते हो इट इज़ अप टू यू। तीसरा बटन है फॉर द फ्रंट फॉग लैम्प्स। चौथा बटन पे अभी हम आएंगे। पांचवा बटन है लॉक्स के लिए एंड छठा बटन है बूट को खोलने के लिए, यानी यहाँ से अगर मैं दबाऊंगा तो मेरी डिग्गी गाड़ी की अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इस बटन पे वापस आऊँ तो दिस इज़ द चार्जर लॉक। गाड़ी में आपने चार्जर लगाया, फिर आपको ये बटन दबाना है ताकि आपका चार्जर गाड़ी के साथ लॉक हो जाए। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आपकी गाड़ी आपके घर से बाहर कहीं पर है और आप गाड़ी को चार्जिंग लगाना पसंद करते हो, कहीं पर आप रुक के चार्जिंग लगाते हो और आप कहीं बैठना चाहते हो तो आपका चार्जर कोई निकाल के ना ले जाए, इसलिए ये बटन आपके पास है। आपका चार्जर गाड़ी के साथ लॉक हो जाएगा, फिट हो जाएगा और फिर आप गाड़ी में वापस बैठेंगे, आप ये बटन दबाएंगे, आप इसको निकाल सकते हैं। ये बटन अंदर देने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अगर ये बटन बाहर होता तो कोई भी चार्जर निकाल के ले जाता। आपका अंदर लगाने का मतलब सिर्फ यह है आपके चार्जर की सेफ्टी भी रहेगी कि वो गाड़ी के साथ आपका लॉक रहेगा। उसके पीछे अगर मैं आऊँ तो दिस इज़ द सेंटर अट्रैक्शन ऑफ द न्यू नेक्सॉन। दिस फील्स वेरी नाइस, द गियर नॉब एंड गियर सेलेक्टर नॉब। एंड यहाँ पर अभी इस समय ये पार्किंग पर है। यू हैव द R and D। स्क्रीन आपको अच्छी लग रही है लेकिन आपको इसका एक कूल फीचर दिखाता हूँ, द वेलकम एनिमेशन। तो गाड़ी को हम कर देते हैं बंद। यू कैन सी इट इज़ नाउ ब्लैंक। और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो इट फील्स वेरी नाइस। एंड एक दूसरी चीज़ जो आपने अभी देख ली हो, ये ब्लू में आया है तो इसका कलर भी थोड़ी देर में हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इसकी फिनिशिंग की बात कर लेते हैं तो इट हैज़ अ नर्ल फिनिश एंड देन ये जॉग डायल का टाइप है, यानी ये परमानेंटली घूम सकता है, फ्री इनफाइनाइट घूम सकता है ये। एंड ब्रेक दबा के आई कैन चेंज माई गियर्स और यू कैन सेट अ ड्राइव मोड वट एवर। ठीक है, तो अभी ये डी पर है, इसको कर देते हैं वापस पी पे क्योंकि हमें गाड़ी यहाँ रोक के रखनी है। एंड इसके अलावा यू कैन सी साइड पर आपके पास दो बटन्स हैं। तो नीचे का पत्ता इज़ फॉर इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड एंड नाउ इट इज़ ग्रीन। अगर मैं इसको करता हूँ स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये स्पोर्ट्स मोड पे रेड है, इकोनॉमी पे ग्रीन है ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एंड मैं किसी भी मोड से जब बाहर आऊँगा, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी से बाहर आते हैं, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो सिटी मोड पे ये ब्लू है। एंड सेम चीज़ आपके साथ यहाँ भी होती है। यू कैन सी इट इज़ ब्लू नाउ। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अभी ये ग्रीन हो गया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, नाउ इट इज़ रेड। इस नॉब का एक और अच्छा फीचर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यू कैन रोटेट इट फ्रीली। तो अब ये डी पे आ गया है, अब ये पी पे आ गया है, डी पी। आई हैव नो आइडिया कि ये फीचर है या ये कोई मैं चीज़ ख़राब कर रहा हूँ, तो आई विल डेफिनेटली आस्क देम, बट इट इज़ वेरी नाइस क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है। तो जैसे ये डी पे आया, इसने अंदर से उस मैकेनिज्म को सिलेक्ट कर लिया। इसके पीछे मेरे पास दो तरह के स्विचेज़ हैं। ऑन द राइट साइड मेरे पास है पार्किंग ब्रेक। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो मेरी ब्रेक लग जाती है, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो कुछ नहीं होता। अगर मुझे ब्रेक हटानी है तो मुझे एक बार मेन ब्रेक दबानी पड़ेगी, तब जाके इसको मैं प्रेस करूँगा एंड मेरी पार्किंग ब्रेक हट जाएगी। इसके पीछे आई हैव द ऑटो होल्ड। फिलहाल ब्रेक लगा देते हैं। इसके पीछे आई हैव द ऑटो होल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट कार का ऑटो होल्ड ऑन रहता है। अगर मुझे बंद करना है तो मुझे ये बटन दबाना पड़ेगा। ऑटो होल्ड का फंक्शन ये रहता है, अगर आप पहाड़ वगैरह से उतर रहे हैं, आप एक बार ब्रेक दबा के रखो और जब 2-3 सेकंड की आपकी ब्रेक दबी रहेगी तो आपका ऑटो होल्ड ऑन हो जाएगा। यहाँ कार के अंदर यहाँ पर लिखा आ जाता है, तो आपकी कार रुक जाती है उस जगह पे, चलती नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन का बटन है। एक तरफ बैटरी ज़्यादा बनी हुई है, एक तरफ बैटरी कम बनी हुई है। ना रीजन क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर एक फिनोमेना होता है, जब गाड़ी की ब्रेक्स आप लगाते हो ना तो उससे भी गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाती है। कुछ लोग इसको फ्रिक्शनल एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग इसको इनर्शिया कहते हैं, कुछ लोग इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मुझे लिटरली नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। मैं साइंस में इतना तेज हो भी नहीं और मैं बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तो बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज़ है, जब आपकी गाड़ी रुकती है इलेक्ट्रिक कार तो वो अपनी बैटरी को थोड़ा सा चार्ज कर सकती है। इससे रेंज पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपके। आप ये मत सोचो कि अगर 400 की रेंज है तो चार्ज कर करके मैं उसको 600 चला लूँगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत फ़र्क आप ऐसे समझ लो, जो एनर्जी फॉर एग्जांपल आपका एसी यूज़ कर रहा है तो वो आपका थोड़ा थोड़ा दोबारा चार्ज हो जाएगा और आपकी रेंज एक अच्छी खासी बनी रहेगी। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया। अब रीजन का लॉजिक इसमें क्या है, कार के अंदर अगर आप करोगे इसको बिल्कुल ज़ीरो यहाँ से तो रीजन बहुत कम होगा, और अगर आप इसको मैक्सिमम कर दोगे तो रीजन बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं ज़्यादा का मतलब ये दबा रहा हूँ और कम का मतलब ये दबा रहा हूँ, तो हम स्क्रीन देखते हैं।
अभी कर देते हैं रीजन को कम। तो यू कैन सी यहाँ लिखा रहा है ऑफ। अभी आपका रीजन ऑफ हो गया, साथ में आपको ये रीजन का मीटर भी है। तो जब आपका रीजन बढ़ता है तो रीजन का मीटर रिवर्स में चलना शुरू हो जाता है, यानी आपकी एनर्जी कार में अंदर आ रही है। उसी तरह से अगर मैं लेवल 3 कर देता हूँ तो रीजन बार बार होगा, ठीक है, और रीजन बार बार चार्ज करेगा आपकी बैटरी को। तो रीजन लेवल 3 क्या करता है, जैसे ही मैं गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ूंगा मेरी कार रुकना शुरू हो जाएगी अपने आप से, मेरी कार अपने आप ब्रेकिंग करने लग जाएगी जल्दी जल्दी। ये चीज़ कहाँ पर मुझे चाहिए, जहाँ पर मैं किसी ट्रैफिक वाले एरिया के अंदर चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जहाँ मुझे पता है बार बार ब्रेक लग रही है, तो वहाँ मैं लेवल 3 पे रीजन कर सकता हूँ और इजीली कार को चला सकता हूँ, बिकॉज ब्रेक बार बार मारनी पड़ ही रही है तो कार अपने आप को चार्ज करती रहे। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कम्प्लीटली, अब रीजन मेरा ऑफ हो गया है। ऑफ मुझे कहाँ पे चाहिए रहेगा, जैसे अगर मेरी कार कहीं पहाड़ से उतर रही है तो मुझे किसी तरह का इंट्रूजन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी कार आराम से उतरती रहे, मुझे बार बार उसको ब्रेक नहीं मारना, बार बार स्लो नहीं करना। तो वहाँ पर मैं रीजन ऑफ कर सकता हूँ अगर मुझे कोस्टिंग वगैरह करनी है तो, बिकॉज जैसे ही आपका रीजन ऑन होगा, चाहे वो लेवल 1 होगा चाहे वो लेवल 3 होगा, कार जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे कार ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि रीजन 1 में या लेवल 1 रीजन में आपकी ब्रेक कम लगती है और लेवल 3 के अंदर आपकी ब्रेक एकदम से लगनी शुरू हो जाती है। जब हम ड्राइव करेंगे हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे। तो दैट इज़ द थिंग, यू कैन सिलेक्ट रीजन फ्रॉम हेयर। इट इज़ अ वेरी गुड फीचर आई विल से। जो लोग ईवीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये फीचर आपके बहुत काम आने वाला है। इसके पीछे यहाँ पर एक फीचर चला गया, एक फीचर आ गया। तो पहले यहाँ पर कप होल्डर हुआ करते थे, अभी यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर है एंड दिस वायरलेस चार्जर इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर बड़ा फ़ोन भी इजीली फिट हो जाता है नोट 20 अल्ट्रा के जैसा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ना हल्की हल्की हवा भी आ रही है, इफ़ यू कैन सी दीज होल्स। तो यहाँ पे हल्की हल्की हवा आती रहती है एसी की, तो आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं करता। साइड में आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह है, कॉइन्स, पेन्स, आई डोंट नो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें आ जाएंगी। मे बी आप की रख सकते हो अपनी, बट डजंट मेक मच सेंस। इसके पीछे अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर स्पेस की। तो दिस इज़ द आर्म रेस्ट ऑफ द कार। इट हैज़ नो स्लाइडिंग फंक्शन, लेकिन अंदर अगर आप जगह देखना चाहो, सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह मिलती है अगर आप यहाँ कुछ अटकाना चाहते हो, कोई कार्ड्स वगैरह। उसके बाद नीचे थोड़ी सी जगह है। इट इज़ नॉट वेरी डीप, आई होप इट इज़ विजिबल। इतना है बस। ये वाइड एंगल की वजह से शायद ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये इतना सही है। हाथ अंदर चला जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा जगह अंदर नहीं है इसके, बट इट इज़ नाइस, ओवरऑल इट इज़ फाइन। एंड ये मैग्नेटिक है तो ये आराम से लग जाता है दिस थिंग। एंड इसके अलावा थोड़ी जगह मुझे आगे मिल जाती है इधर। तो दिस इज़ माई वॉलेट एंड द की। वॉलेट एंड की के नीचे यू हैव दिस कोलोजल काजल फ्रॉम मेबेलिन। एनीवेज द 12 वोल्ट सॉकेट एंड द USB। प्रॉबेबली मैं पेन ड्राइव भी यहीं लगाऊंगा अगर मुझे गाने ऊपर सुनने हैं तो। एंड साथ में देर इज़ द स्मॉल होल, यू कैन सी इट। इसके अलावा अगर मैं ड्राइवर साइड पे बात करूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह आगे मिल जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये कपड़ा पड़ा हुआ है, फ्लैट स्पेस है। पीछे मेरे पास बॉटल होल्डर है, यहाँ पर बड़ी बोतलें आराम से आ जाती हैं, अदरवाइज छोटी बोतलें यहाँ पे 3-4 आ जाती हैं। यहाँ पर ऊपर एक अम्ब्रेला होल्डर है, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटा अम्ब्रेला ही आएगा, यू कैन सी इस जगह पे। तो दैट्स द स्पेस ऑन ड्राइवर साइड। अब बात करते हैं स्पेस की ग्लव बॉक्स। तो दिस इज़ द ग्लव बॉक्स, ओपन्स वेरी स्मूथली। आपके पास एक ऊपर पार्टीशन है छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स के लिए, नीचे आप बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप इस ट्रे को निकाल भी सकते हैं। तो दिस ट्रे इज़ रिमूवेबल एंड दिस इज़ अ सॉलिड ट्रे। इसके अलावा दैट्स ऑल द स्पेस यू हैव। यू कैन सी देयर इज़ अ लाइट। देन वो जो सामने आप ओपनिंग देख पा रहे हैं इस जगह पे, दैट इज़ फॉर AC वेंटिलेशन, यानी ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। AC की हवा अंदर आती रहेगी तो आपका खाने का सामान ख़राब नहीं होगा जल्दी। देन यू कैन सी 2 कप होल्डर्स। तो जो कप होल्डर्स यहाँ पर नहीं है वो वहाँ से लोग अपना काम चला सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके छोटे गिलास आएंगे। हालांकि जो लोग मदिरा के शौकीन हैं उनके चौड़े गिलास वहाँ पे इजीली आ जाएंगे। यू हैव दिस बंगाल टाइगर ऑन द नेक्स्ट ऑन। यहाँ पर आपके पास डिसेंट जगह है जहाँ पर आपका वॉलेट वगैरह भी इजीली आ जाएगा। तो दैट्स द थिंग। 3 hours later. आले बाहर, दैट्स द थिंग। इसके अलावा दिस इज़ द प्लेस फॉर सम कार्ड्स एंड दैट इज़ अ पेन होल्डर। So that's the glove box for you. Quality is very nice. It doesn't fall as such. ये बहुत ज़ोर से करो तो आता है, अदरवाइज बड़े आराम से निकलता है ये। Not like some car जो एकदम घुड़ुच करके गिरती हैं। So that's the glove box for you. अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स ऑफ द कार लुक वेरी मच फैंटास्टिक। बहुत देखने में सीट्स अच्छी हैं। You can see all this perforation, tri-arrow design, removable headrest and very broad headrest I will say. एंड ये परफोरेशन का रीज़न सबसे बड़ा है कि यू गेट वेंटिलेटेड सीट्स। तो सीट्स के साइड पे आपको यहाँ एक बटन मिलता है। एज ऑफ नाउ आई हैव टर्न्ड इट ऑन।
आई होप यू कैन सी द ब्लू। तो इसके 3 लेवल्स हैं। सो यू कैन एक्सेस वेंटिलेटेड सीट्स फ्रॉम हेयर। ये आफ्टर मार्केट लगता है वैसे तो, यूजुअली ये सफारी के अंदर भी यहीं पे लगा हुआ है, बट एनीवेज आपको एक फीचर कंपनी ने दे दिया तो आई एम हैप्पी फॉर इट। एंड आज तक मैंने वेंटिलेटेड सीट्स चलाई नहीं थी खास ज़्यादा, बहुत देर तक, इतनी गर्मी में स्पेशली, तो मेरे को लगता था वो इतना खास फीचर नहीं है, वरना में था वो, एंड इट वाज कूल। एंड उस टाइम भी मैंने बोली थी बात कि वेंटिलेटेड सीट अच्छा फीचर है, एंड अब गर्मी के अंदर बैठ के ना मुझे सच में पता चल रहा है दिस थिंग इज़ नाइस। जो लोग कह देते हैं ना वेंटिलेटेड सीट्स क्या होते हैं, मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी का एसी तो बहुत अच्छा है, वो तो ऐसी कमर ठंडी कर देता है। नहीं करता भाई कमर ठंडी कोई गाड़ी का एसी, ठीक है, इतनी गर्मी में खासकर वेंटिलेटेड सीट्स का अपना मज़ा है। तो ये हो गई आपकी सीट्स। बात करते हैं रूफ लाइनिंग की। तो ऊपर अगर मैं रूफ लाइनर की बात करूँ तो दिस थिंग, एंड देयर इज़ नो मिरर एज सच, ओनली टिकट होल्डर। इसके अलावा यहाँ पर यू हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक IRVM नाउ, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। यू कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ इफ़ यू डोंट लाइक द एडजस्टमेंट। इसको हम ऑन कर देते हैं। पीछे हमारे पास आ जाती है लाइट, सिंगल लाइट है, इंडिविजुअल लाइट नहीं दे रखी ड्राइवर को। उसके पीछे मेरे पास है 3 शानदार बटन सनरूफ के। तो सनरूफ की बात कर लेते हैं। दिस इज़ द सनरूफ ऑफ द कार। डिसेंट साइज़ है, लेकिन थोड़ी सी और बड़ी रहती तो नेक्सॉन वाली बात हो जाती इसकी भी, अदरवाइज इट इज़ गुड। दिस इज़ द मैनुअल, जो सनशेड है डैट इज़ मैनुअल। एंड अगर मैं सनरूफ को ओपन करूँ, सबसे पहले इसको पॉप करते हैं। तो दिस इज़ द पॉप पोजीशन, यानी आपकी थोड़ी बहुत हवा अंदर आती रहेगी लिफ्ट करके। अब इसको नीचे करने के लिए मुझे बंद करना पड़ेगा, अब इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो आई होप लोग को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाहता था सनरूफ के साथ है। इसको कर देते हैं बंद। नाउ देयर आर द फ्यू थिंग्स। एक तो ये हल्का सा नहीं साउंड कर रहा है, आई डोंट नॉट नो इफ इट इज़ इन दिस कार और ऑल द कार्स, बट क्योंकि ये धूप में है तो मेरे को लग रहा है इस वजह से ना ये जो बुशेज हैं ये ड्राई हो चुके हैं इसके। बट मेरा सनरूफ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई डोंट नो ये हर गाड़ी में होता है या सिर्फ इसी में हो रहा है। अब आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ सनरूफ के बारे में। इसके जो बटन्स हैं ना, ये वन टच होकर भी वन टच नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू। मैं चाहता हूँ कि मैं सनरूफ का बटन एक बार दबाऊँ ये पीछे चला जाए, तो ये एक बार में नहीं होता ऐसा। ये खुलते खुलते मुझे डबल दबाना पड़ता है ऐसे। अब इसको मैं बंद करता हूँ तो ये वन टच में बंद, ये अपने आप आ ज़रूर जाता है लेकिन ये वन टच नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल। तो हल्का सा स्टार्ट करके मुझे डबल क्लिक करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ होती है। खोलते हैं इसको दोबारा। तो एक तो ये चीज़ मुझे नेगेटिव लगी। दूसरा देखिए, अगर मैं इसको पॉप कर देता हूँ या लिफ्ट कर देता हूँ, अब ये खुलेगी नहीं। ये वैसे तो इंटेलिजेंट सनरूफ है कि लॉक करने में अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन ये अपने आप खुल नहीं पाती। इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, फिर ये पीछे जाएगी। आई फील लाइक टाटा इसको थोड़ा सा अगर सुधार देता, क्योंकि ये सनरूफ लॉक के साथ बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आपकी सनरूफ खुली रह जाती है तो आप लॉक करोगे, सनरूफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो डैट इज़ अ नाइस टच। बट ये जो बटन के साथ खिलवाड़ किया है ना टाटा ने, मतलब चलिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मिरर, वैनिटी मिरर फॉर द पैसेंजर, बट देयर आर नो लाइट्स एज सच। देन द हैंडल, एंड हैंडल क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, बजते नहीं हैं ज़ोर से। तो डैट्स मोस्ट ऑफ द फ्रंट पार्ट। एंड ओवरऑल जो क्वालिटी है ऑफ द कार, इट इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट जो रूफ लाइनर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ गाड़ियों में ना कंपनीज कह देती हैं कि क्योंकि भैया सनरूफ लगा है तो ये कमज़ोर हो जाता है, स्पेशली होंडा सिटी की अगर मैं बात करूँ। बट दिस इज़ वेरी नाइस, दिस फील्स वेरी गुड। एंड जो मटेरियल है डैशबोर्ड का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ की हमने बात नहीं करी, तो यहाँ पर ये ग्लॉस फिनिश है एंड देन ट्राई एरो डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट विजिबल एट द मोमेंट। धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पर इट इज़ ब्लू, ये ब्लू शेड है थोड़ा सा आगे। इट इज़ वेरी नाइस, बट ये दिख नहीं रहा इस समय। तो डैट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द फ्रंट पार्ट। एक आधा नेगेटिव जो मुझे लगा इस गाड़ी के अंदर अभी तक का, वो ये था कि जो फिट एंड फिनिश है ना, ये बहुत ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है। ये जो डोर है ये या तो किसी ने खींच के, या बाई चांस इसकी फिटिंग ऐसी हल्का सा उधर हो रखा है। तो यू कैन सी ये जो गैप है, ये एक गैप यहाँ पे आ रखा है, ये प्रॉपर फिट होने वाला है दोबारा। यूजुअली जितनी टाटा गाड़ियाँ मैंने चलाई हैं मुझे इतना पता है कि ये खुल के दोबारा लगेगा, ठीक हो जाएगा। बट वाई नॉट फ्रॉम द कंपनी? तो डैट इज़ वन थिंग। इसके अलावा दूसरा मेरे को जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, ये जो ग्लॉस कलर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आई फील लाइक ये बहुत वेल फिनिश्ड नहीं है। इट लुक्स वेरी कूल एंड ऐसा कोई ऊपर दिक्कत भी नहीं है इसकी चमक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट सम हाउ आई फील कि ये ना प्रीमियमनेस इसके अंदर मिसिंग है थोड़ी सी। दैट्स दी ओनली टू थिंग्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट एट द मोमेंट।
गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एवरीथिंग एल्स इज़ वेरी नाइस, फिट एंड फिनिश ऑफ द कार इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट यहाँ पर एक टो हुक भी है हमारे पास, दिस थिंग, यूजुअली आई फॉरगेट दिस। चलिए, तो एवरीथिंग इज़ नाइस, दिस इज़ रॉक सॉलिड, दिस इज़ सॉलिड, एवरीथिंग इज़ गुड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो छोटे मोटे फिनिशिंग के टचेज़ है ना, दैट्स दी ओनली थिंग। टाटा अब इतना आगे आ चुका है कि जो बाकी फीचर्स है, एग्जीक्यूशन है, इट इज़ वेरी नाइस। छोटी मोटी जो फिनिशिंग है, सिर्फ वो चीज़ ख़राब लगती है गाड़ियों के अंदर, अदरवाइज द कार इज़ वेरी नाइस, द कार इज़ वेरी परफेक्टली मेड। बात करते हैं गाड़ी के रेयर सीट्स की। तो फ्रंट डोर के जैसे रेयर डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एंगल इज़ क्वाइट गुड एंड सिटिंग पोजीशन जो है वो मेरे हिसाब से है, जहाँ बैठ के मैं गाड़ी को चलाऊँगा। तो थर्ड इज़ वेरी मच सॉलिड, इट इज़ वेरी नाइस। तो नाउ आई एम इन द रेयर सीट ऑफ द नेक्सॉन एंड यहाँ से डैशबोर्ड का ऐसा लुक आपको कुछ कुछ मिलेगा। वैसे काफ़ी कूल है, ये सनरूफ को बंद कर देते हैं, इट इज़ ऑफ नो हेल्प इन समर सीजन। तो इट लुक्स वेरी कूल, इट लुक्स वेरी नाइस। एंड अगर मैं पीछे की बात करूँ तो दिस इज़ द लेग रूम एंड माई हाइट फॉर रेफरेंस इज़ बिटवीन 5'10" to 6 बिकॉज 5'10" मेरी हाइट है एंड टर्बन पहन के थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। हेडरूम की बात करते हैं तो ये कुर्सी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है एंड दिस इज़ द लेग रूम आई एम हैविंग। सो दैट्स द लेग रूम एंड छोटा मोटा जगह है मेरे पास। बाय द वे फ्लोर ऑफ द कार इज़ वेरी मच हायर बिकॉज ऑफ द बैटरी थिंग, फ्लोर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है गाड़ी का, तो पैर ना थोड़े थोड़े ऊपर रहते हैं एंड उस वजह से थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा एडिक्वेट फील नहीं होता। थाई सपोर्ट इज़ गुड, लेकिन वो तब तक गुड है अगर आपने पैर फैला रखे हैं। अगर आप सीट पीछे करके नॉर्मल ऊपर करके चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा इशू यहाँ का लगेगा लेग रूम वगैरह का। इसके अलावा जो हेडरूम है, हेडरूम ऐसे हॉरिजॉन्टली जो शोल्डर रूम वगैरह है वो अच्छा है। अलावा जो हेडरूम है, मुझे हेडरूम हल्का सा कम लगा। नाउ इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द सनरूफ थिंग, जो सनरूफ लगने की वजह से अंदर पेट निकल आता है ना, बम्प सा एक आया होता है, उस वजह से हेडरूम थोड़ा सा कम है। अगर मैं पीछे होकर बैठता हूँ तो हेडरूम सही आ जाता है, लेकिन फिर मुझे हल्का सा लेग रूम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है एट टाइम्स। तो डैट इज़ द थिंग। वैसे गाड़ी के अंदर जो पिछली सीट है वो स्पेशियस है, इनफैक्ट वाइड काफ़ी है, अच्छी तरह वाइड है, 4 लोग तो बहुत मस्त होकर बैठ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको बाकी गाड़ियों से ही कंपेयर करूँ, जो मेरी जो रेगुलर पेट्रोल या डीजल कार्स है या रेगुलर पेट्रोल और डीजल नेक्सॉन ही है, तो उसके मुकाबले यही दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि सनरूफ की वजह से हेडरूम कम है एंड देन ईवी बैटरी वाली चीज़ होने की वजह से जो लेग स्पेस है वो इतना अच्छा मुझे नहीं मिल पा रहा बिकॉज पैर काफ़ी ऊपर तक आ रखे हैं मेरे। तो यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे पैर उठ रखे एकदम से ना आगे को, यू कैन सी इट नाउ राइट। सेंटर में हल्का सा हम्प है यहाँ पे मेरे पास, बट हम्प इज़ नॉट वेरी वाइड, तो ऐसे कोई मेजर इशू नहीं आएगा। इसके ऊपर आपको यहाँ मिल जाते हैं AC वेंट्स एंड दीज आर 2 AC वेंट्स। छोटे छोटे हैं लेकिन 2 AC वेंट्स हैं, यानी दोनों की अपनी डायरेक्शन है, किसी किसी गाड़ी में डायरेक्शन एक ही होती है दोनों की। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मे बी फॉर फ्यूचर अपग्रेड और समथिंग, एंड देयर आर नो USB पोर्ट्स एज सच। अगर मैं सिटिंग की बात करूँ तो सिटिंग ऑफ द कार इज़ अगेन वेरी नाइस एंड आपको वही ट्राई एरो पैटर्न मिलता है, लेकिन पीछे कोई वेंटिलेशन सीट्स नहीं है। आपके हेडरेस्ट दोनों रिमूवेबल हैं, सेंटर पैसेंजर के लिए कोई आपके पास हेडरेस्ट नहीं है, यू हैव द आर्म रेस्ट एंड एवरीथिंग फील्स वेरी वेल पुट टुगेदर। जो सॉफ्टनेस है, जो कुशन है, इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी नाइस सीट्स। इनफैक्ट ये ऐसा लग रहा है जैसे आपने आफ्टर मार्केट के अच्छे कवर डलवाए हो, तो दे फील वेरी गुड। इस सब के अलावा अगर मैं डोर पॉकेट्स की बात करूँ तो दिस इज़ द स्पेस फॉर माई अमेनिटीज़। कुछ चीज़ मुझे यहाँ रखनी है, यहाँ 1 लीटर की बोतल आ जाती है पर थोड़ी सी बाहर तक रहती है वो। उसके बाद यहाँ थोड़ी बहुत जगह है छोटी मोटी चीज़ों के लिए, ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी आपको जगह मिलती है। देन अगर मैं इस पैनल की बात करूँ जो मैंने फ्रंट पे बताया था, तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इट कैन बी अ केस कि वो जो पैनल जो मेरे पास है बाई चांस किसी रीज़न की वजह से उसको दोबारा पेंट किया गया हो, अदरवाइज़ बाकी जो सारे पैनल हैं जो मैंने देखे हैं बाद में, दे ऑल आर वेरी नाइस। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जनरल इशू है कार का, दिस इज़ जस्ट अ पर्टिकुलर दिस कार्स इशू। तो हो जाता है ऐसा, कर देते हैं इसको बंद। एंड इसके अलावा जो मैंने बाद में देखा, डैट इज़ दिस थिंग, तो यू हैव हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। उसके अलावा हैंडल पीछे की भी नाइस एंड सॉफ्ट एंड देयर इज़ नो लाइट पीछे की तरफ। एंड जब ये बम्प आपका ख़त्म होता है तो यहाँ पे हल्का सा स्कूप है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा हेडरूम मिल जाएगा। मेरे को पकड़ की वजह से भी हेडरूम कम मिल रहा था, अदरवाइज इट इज़ वेरी नाइस। पीछे आपके पास ट्रे है एंड दैट इज़ ऑल द रेयर। वन थिंग जो मैं आपको बूट के टाइम बताना भूल गया, दैट 12 वोल्ट सॉकेट। तो कंपनी ने आपको पीछे 12 वोल्ट सॉकेट दिया है, जहाँ पे आप अपना चार्जर वगैरह लगा सकते हैं या टायर का जो पंप है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द जिप्ट्रॉन। तो नाउ इट इज़ टाइम टू ड्राइव द कार एंड गाड़ी को ड्राइव मोड में डालते हैं। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, ड्राइव मोड में मैंने कर दी, लेकिन जैसे मैं इसको चलाऊँगा गाड़ी चलेगी नहीं, बिकॉज
मैंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी। तो ये टाटा का एक तरफ से एक सिक्योरिटी चेक है, इसको बाईपास किया जा सकता है। अगर मैं अब ब्रेक उतार दूं, हैंड ब्रेक, तो मेरी कार चल पड़ती है, लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से सेफ्टी चेक दी है कि मैं सीट बेल्ट लगा के ही चलूँ फॉर मैक्सिमम सेफ्टी। इसके अलावा एक दूसरी चीज़, अगर मैं गाड़ी को दोबारा से पार्किंग पे ले आऊँ एंड दरवाज़ा खोल दूँ, एंड अब अगर मैं ड्राइव मोड पे आता हूँ तो मेरी गाड़ी फिर नहीं चलेगी, बिकॉज वहाँ मुझे साथ में एरर भी आ जाता है, क्लोज ड्राइवर डोर। तो अगर ये दरवाज़ा खुला होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बाई चांस अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, दरवाज़ा बंद ही ना हो रहा हो या वो सेंसर ख़राब हो जाए जो डोर लॉक को बताता है सिस्टम को, तो उसके लिए अगेन मुझे पार्किंग ब्रेक हटानी है एंड मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। तो दीज आर 2 सेफ्टी चेक्स जो टाटा ने दिए हैं, जो मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। जो सेकेंडरी कैमरे का व्यू है इस कैमरे का, ये मैंने सिर्फ मीटर के हिसाब से सेट किया हुआ है, जितना मैक्सिमम मीटर में इस कैमरे में दिखा सकता था। तो यहाँ से आप बाकी आजू बाजू की चीज़ें चाहे ना देखें, आज सिर्फ मीटर को देखें, छोटी मोटी चीज़ें जो मीटर के ऊपर आपको डिस्प्ले होंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जब आप एक गाड़ी को लेके निकलते हो ना, तो एक जो ईवी फैक्टर आता है मन के अंदर की गाड़ी चुपचाप से उठ जाती है, आराम से चल पड़ती है, दैट इज़ वेरी नाइस। ठीक है, गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा इजी है। स्टीयरिंग व्हील आपका स्लो स्पीड्स के ऊपर लाइट होता है, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है स्टीयरिंग हैवी हो जाता है। तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील से। फीडबैक ऑफ द कार इज़ वेरी डिसेंट, ओकेश फीडबैक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा फोक्सवैगन लेवल का नहीं कहूँगा, जैसे जर्मन कार है वैसा नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज है उन गाड़ियों के। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और स्पीड के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, ये वेट कर जाता है अपना, इसका वेट बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा और चलाने के अंदर बेटर हो जाता है। इसके अलावा पेडल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस, क्योंकि क्लच का पेडल है ही नहीं। तो टाटा में क्लच हैवी है या ज़्यादा लंबा ट्रैवल है, वो आपका क्लेश ही ख़त्म हो गया। ब्रेक एंड एक्सेलेरेटर पेडल आर वेरी नाइस एंड वेरी सॉफ्ट एंड वर्क वेरी प्रिसाइजली। ब्रेक के अंदर जो बाइट है वो कह लीजिए प्रोग्रेसिव सा बाइट है। इनिशियली आपको बाइट फील नहीं होता, पर जैसे जैसे आपकी ज़्यादा ब्रेक लगती जाती है, वैसे वैसे आपका बाइट बढ़ता जाता है। तो जब आपकी ब्रेक मीडियम सी लगी होगी ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि गाड़ी मेरी सही रुक रही है और मुझे कितनी रोकनी है, मैंने क्या करना है। तो जब आप स्टीयरिंग एंड पैडल्स का कॉम्बिनेशन देखते हो, तो गाड़ी ना चलाने में बड़ी लाइट सी महसूस होती है, आपको थकाती नहीं है गाड़ी बिना बात का। खासकर शहर के अंदर जब आप चला रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील इसका लाइट सा रहता है एंड फीडबैक इसका डिसेंट रहता है। तो आप शहर के अंदर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी नहीं। हाईवे पे इट वेज अप क्वाइट वेल, तो दैट इज़ अगेन अ नाइस थिंग। गियर वाली पार्ट की हमको बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नॉब है, नॉब का फंक्शन आप सबको पता चल चुका है, PRND, जैसे बाकी ऑटोमेटिक कार्स के अंदर होता है। तो देर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट दैट। गाड़ी के व्यूइंग एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड जब आप जजमेंट करते हो आगे बैठ के फ्रंट तरफ की, वो जजमेंट बाकी बहुत ईजिली हो जाती है। गाड़ी की मैन्योवरेबिलिटी बहुत आसान से लगेगी आपको। जो पिछला पार्ट है, जो मैंने एक चीज़ देखी, इट इज़ ओकेश। ये है कि जैसे आपका शीशा हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो आपका व्यू थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। बेसिकली पिछले शीशे का वर्टिकल व्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, हॉरिजॉन्टल व्यू इज़ वेरी मच डिसेंट। तो आपको गाड़ी चलाने में ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है कि जब तक आपका ये वाला शीशा थोड़ा ठीक से लगा हुआ है। अगर इसको आप ऊपर नीचे भी कर देते हो हल्का सा ऐसे, तो आपका व्यू ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज व्यूइंग एंगल ऑफ द कार आर वेरी नाइस। शीशे आपके साइड वाले बड़े हैं, तो आपको अच्छा खासा व्यू वहाँ से मिलता रहता है। अब बात करते हैं हैंडलिंग, राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन की। तो मैं गाड़ी को सुबह से चला रहा हूँ, तकरीबन 70-80 किलोमीटर चला चुका हूँ एंड हर तरह की रोड पे चला चुका हूँ, यानी कि हाईवे पे, शहर में एंड ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे। जो बैलेंस है गाड़ी का ओवरऑल, हैंडलिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रिसीजन है स्टीयरिंग व्हील की, देन जो कंपोजर है गाड़ी का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। एंड उसका रीज़न ये नहीं है कि टाटा है तो वो अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है, उसका मेन रीज़न है कि ईवी का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही होता है कि ईवी का मोस्टली वेट होता है बैटरी का, वो डाउन होता है। तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ना गाड़ी का बैलेंस काफ़ी अच्छा बना रहता है। हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है थ्रू आउट द स्पीड एंड जो सस्पेंशन है वो आपको हमेशा कंफर्टेबल रखता है। तो आपको ये भी नहीं फील होगा कि आपको बम्प्स महसूस हो रहे हैं, और आपको ये भी नहीं फील होगा कि सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो कुछ कंपनियां इस मामले में हमेशा ही ठीक रहती हैं, टाटा इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज़। तो आपको ओवरऑल गाड़ी चलाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपको एवरीथिंग फील्स लाइक सॉफ्ट बट वेल बिल्ट टुगेदर। So that is one thing about the ride quality. Apart from that, सिटी राइड सॉफ्ट होने के बावजूद जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो सुबह भी जब मैंने गाड़ी को थोड़ा हाई स्पीड के ऊपर चलाया है तो कार स्टेज प्लांटेड ऑन द रोड। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ द मैटर मोटर के बारे में। हार्ट ऑफ द मैटर मोटर कितना सुनने में एक जैसा ही है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसको एक आपकी जिप्ट्रॉन मोटर चला रही है एंड वो 40 किलोवाट आवर की बैटरी प्रोड्यूस करती है तकरीबन
143 PS की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर का इंस्टेंट टॉर्क। अब इंस्टेंट टॉर्क कंपनी बार बार क्यों बोल रही है? बिकॉज जो ईवीज़ होती है ना, उनके अंदर आपको पावर एकदम से मिल जाती है, आपको आरपीएम का कोई झंझट नहीं होता। जैसे आप ट्यूबलाइट चलाते हो, आपने बटन दबाया, ट्रक करके ट्यूबलाइट आपकी ऑन हो जाती है, उसी तरह से ईवी के अंदर जैसे ही आप इसको रेस देते हो, आपको इंस्टेंट से सारी पावर मिलती है। अब सारी पावर का मतलब ये भी नहीं है कि मैं जैसी पैडल पे पैर रखूँगा तो मेरी गाड़ी 100 पे हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? उसी टाइम गाड़ी 100 या 140 पे क्यों नहीं जा रही? उसका रीज़न ये है कि गाड़ी का अपना एक वज़न है, तो उस वज़न को जैसे मोमेंटम में लाने के लिए जो टाइम लगता है, जो फोर्स लगती है, वो अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करेगी ही करेगी। इसलिए किसी भी ईवी गाड़ी को अपनी स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट द ईवी। नाउ इंस्टेंट टॉर्क क्या करता है? जैसे ही मैं गाड़ी को Drive mode activated. मैक्सिमम पावर मोड में डालता हूँ, स्पोर्ट मोड में डालता हूँ, और मैं अभी मैं 70 पे जा रहा हूँ, जैसे ही मैं रेस देता हूँ मुझे यहीं से दोबारा बूस्ट मिल जाता है। इसमें कोई आरपीएम का झंझट नहीं है कि कोई टर्बो स्टार्ट होगा, छठे से पाँचवें पे करना पड़ेगा, कोई स्पीड, कोई रेस, कोई कुछ लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, आपकी गाड़ी अगर परफॉर्मेंस मोड में है, आप किसी भी जगह पे जाके दबा दो इसको, इट स्टार्ट्स पुलिंग। इनफैक्ट अभी रिव्यू के दौरान मेरा एक गाज़ियाबाद का दोस्त भी आया था, एंड उसने जब गाड़ी चलाई तो जो उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है कि ड्राइवर को ऐसा फील होता है कि आप एक फ़्लाइट के अंदर बैठे हो। जो आपको पुश मिलता है फ्लाइट वाला, जब आपकी सीट पीछे को आपको धक्का दे देती है, जैसे आप एक फ़्लाइट के अंदर बैठे हो, टेक ऑफ कर रही है आपकी फ़्लाइट, वो पुश आपको मिलता है जब मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे कर देता हूँ। दिस कार इज़ दैट फास्ट। Mode activated. ये मैं अपने आप से पीछे नहीं होता, ये गाड़ी खुद कर देती है। मैं अपने को बस ऐसे छोड़ देता हूँ लूज़, और जैसे ही मैं दबाता हूँ रेस, ये गाड़ी खींच देती है। City drive mode activated. तो पावर की बात बाद में करेंगे। पॉइंट इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं ना, वो इंस्टेंटली आपको टॉर्क देते हैं। अब इस गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, तो इस गाड़ी में ना आपको 3 पावर मोड्स मिल जाते हैं, इको, देन सिटी एंड देन स्पोर्ट्स। तो अगर मैं इको पे चलाता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मीटर वगैरह है, जो आपका डायल है, वो हरे रंग का हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ उतने पे ही सीमित नहीं है। इको के ऊपर आपका जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा घट जाएगा, एंड जो कंजम्पशन है आपका, जो बैटरी का, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आपको रेंज मिल जाएगी। तो डैट इज़ द इको मोड। इसके अलावा अगर मैं सिटी पे आता हूँ तो डैट इज़ अ बैलेंस। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स मोड है, वो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आपकी रेंज डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इको मोड के अंदर मैक्सिमम रेंज है एंड स्पोर्ट्स मोड के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, तो कंपनी दोनों को एक साथ मार्केट क्यों कर रही है? ठीक है, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ, और ये मैं कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, मैं आपको अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने पहले और भी गाड़ियों के बारे में सुना हुआ है कि इको में पावर आपकी माइलेज होती है और स्पोर्ट्स मोड में आपकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन कंपनी एक ही ब्रोशर पे दोनों लिख देती है। तो कंपनी कभी ये भी नहीं कहती कि ये दोनों चीज़ें एक ही मोड में है। ठीक है, कंपनी अगर आपको मैक्सिमम रेंज बता रही है, तो कंपनी कोने में स्टार लगा देती है कहीं पे कि दिस वाज इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ऐसा करके कुछ है ना, चाहे वो रेंज है चाहे वो माइलेज है। उसी तरह से परफॉर्मेंस के दौरान कंपनी ये नहीं कहती कि द कार वाज इन इको मोड। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, इस गाड़ी के अंदर इको मोड की ज़रूरत क्या है? उसका कारण ये है कि द थिंग इज़, अगर आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी बहुत आराम से चलाओगे तो आपको एक अच्छी रेंज मिल जाएगी। स्पोर्ट्स मोड गाड़ी का इतना ज़्यादा फास्ट है कि आप उस पर पैडल को कंट्रोल करने में आपको लिटरली लगेगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कंपनी ने आपको एक इको मोड, एक सिटी मोड ऐसा दे रखा है जहाँ पर मोटर ही खुद सारी पावर प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो टाटा कर रही है, बाकी सारी कंपनीज कर रही हैं। इनफैक्ट जितनी भी आपकी लग्जरी कार्स आती है, सबके अंदर आपको एक सिटी मोड या स्पोर्ट्स मोड, परफॉर्मेंस मोड, है ना, अवांट गार्डे मोड, ऐसे मोड आपको मिलते हैं। तो सिमिलर चीज़ आपके पास यहाँ पर है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको चला सकते हो। इसके अलावा मेरे को एक बात ऐसी भी लगी कि इस गाड़ी के अंदर सिटी या स्पोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी इकोनॉमी मोड के अंदर ही Economy drive mode activated. अच्छा खासा पुल कर जाती है। तो अभी मैंने इकोनॉमी मोड में थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया है, एंड द कार हैज स्टार्टेड पुलिंग। हाँ, ये एक डेफिनेट पॉइंट हो सकता है कि शायद इकोनॉमी मोड में इसकी स्पीड लिमिट होगी, मैं 100 तक आपको एकदम से खींचूंगी, उसके बाद मैं स्लो कर दूंगी, फिर आराम आराम से बढ़ेगी गाड़ी। और स्पोर्ट्स के अंदर ये 140 तक फुल स्पीड में जाता हो, तो डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इकोनॉमी मोड में ही अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, तो आपको अच्छी खासी रेंज मिलती जाएगी। फॉर्चुनेटली हमारा ये वाला कैमरा बंद हो गया है। फॉर्चुनेटली इसलिए बिकॉज अनफॉर्चुनेट तब होता जब ये ख़राब हो जाता। अब इस कैमरे की तो इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है, लेकिन अगर मैं गाड़ी की रेंज की बात करूँ, तो गाड़ी की कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है डैट इज़ 437 किलोमीटर्स, विच इज़ क्वाइट अ बम्प। थोड़ी ज़्यादा ही है पुरानी नेक्सॉन ईवी से, एंड दैट इज़ इनफैक्ट अ वेलकम चेंज। हर बंदा चाहता है कि ईवी के अंदर उसको रेंज मिले, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स टू बी कंसिडर्ड।
मैक्सिमम रेंज आपको इकोनॉमी मोड के अंदर ही मिलेगी। जब आप इकोनॉमी मोड करते हो तो डेफिनेटली आपका आउटपुट थोड़ा सा घट जाता है, अच्छा रहता है काफ़ी, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे ही आप एसी के अंदर चेंजेस करते हो या और कोई गाड़ी में चेंजेस करते हो ना, तो आपको साथ के साथ ही रेंज के अंदर चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं फटाफट। इसमें कुछ लोगों को लगेगा ये नेगेटिव पॉइंट है कि एसी चलाया तो रेंज क्यों कम हो गई, है ना। जैसे पेट्रोल में माइलेज कम हो जाती है, पर हम उसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में हम कह देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कार आपको साथ के साथ ही बता देती है कि अब आपकी रेंज कम हो गई है, क्योंकि अब एसी चला के रखा है आपने, और एसी अगर आपका फुल पे है तो डेफिनेटली रेंज अच्छी खासी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो रियल टाइम अपडेट्स हैं, मेरे को लगता है ये एक अच्छा पॉइंट है। तो जो लोग इसको डेली ड्राइवर तरह यूज़ करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी आदत बनानी पड़ेगी, एंड बेसिकली अपने एसी का और बाकी चीज़ों के यूसेज का आइडिया रखना पड़ेगा। इसके अलावा ना आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राइविंग के समय यहाँ पे ग्राफ आता रहता है। अब वो ग्राफ आपको मैं अलग से दिखा दूंगा रिकॉर्ड करके। बेसिकली ये आपको बताएगा कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। तो जो आप वाइट लाइन इस समय देख रहे हैं, अगर वो ब्लू से नीचे है या ब्लू तक है तो डैट इज़ वेरी नाइस। अगर वो ब्लू से ऊपर है या रेड तक जा रही है तो डैट इज़ नॉट सो नाइस फॉर द कार। यानी कि ब्लू के पास आपका इकोनॉमी जोन है एंड रेड के पास आपका स्पोर्ट्स जोन है। तो जब आपकी गाड़ी रीजन करती है, यानी जब आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो एंड गाड़ी आपकी बैटरी ब्रेक्स से चार्ज हो रही होती है, तो आपकी जो लाइन है वो ब्लू से नीचे चली जाती है। लेकिन जब आपकी बैटरी यूज़ हो रही होती है तो आपकी लाइन ब्लू या उससे ऊपर रहती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से या कितनी ज़्यादा जल्दी यूज़ हो रही है, कितनी पावर से, उस हिसाब से आपकी जो लाइन है वो रेड तक जाएगी। यानी स्पोर्ट्स मोड के अंदर जब आप आते हो तो आपकी लाइन बहुत इजीली लाल लाल को टच करती है, लेकिन जब आप इकोनॉमी में रहते हो तो आपकी लाइन ब्लू के आसपास रहती है। तो दिस इज़ अगेन समथिंग जो आपको आपकी हैबिट सुधारने में हेल्प करेगा। और मेरे को लगता है ईवीज़ की ये चीज़ ना लोगों की आदत बदलने में मदद करेगी धीरे धीरे। तो जो न्यू 40.5 वाट आवर का बैटरी पैक है, ये पुराने बैटरी पैक से बड़ा है, जिस वजह से इसकी रेंज ज़्यादा है, लेकिन उस वजह से बैटरी पैक का साइज़ भी ज़्यादा है। एंड साइज़ ज़्यादा होने की वजह से नेक्सॉन EV मैक्स का जो एक नेगेटिव पॉइंट है नेक्सॉन EV के ऊपर, दैट इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस। जहाँ पुरानी नेक्सॉन EV के अंदर आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती थी, नेक्सॉन EV मैक्स के अंदर आपको सिर्फ 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अब ये डेफिनेटली 15 mm कम है, लेकिन मेरे को लगता है 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मार्केट में बहुत सी ऐसी हैचबैक्स हैं जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm से कम है, एंड आपको किसी का इजीली सुनने को नहीं मिलता कि गाड़ी नीचे से मेरी टच हो रही है, ऐसा वैसा। अब बात करते हैं किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, किन को ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए, ना आपके पास क्या दूसरे ऑप्शन हैं। देखो, एक चीज़ तो हमको समझ में आ रही है कि अगर EV कोई कंपनी मार्केट कर रही है तो हर कंपनी आपको ये प्रोजेक्ट कर रही है कि EV की जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपको कब मैटर करती है, जब आपकी गाड़ी चलनी बहुत ज़्यादा हो। यानी कि अगर आपकी गाड़ी रनिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर आप रोज़ की 100-150 किलोमीटर चला रहे हो, तो मेरे को लगता है डेफिनेटली नेक्सॉन EV मैक्स मेक्स सेंस, बिकॉज नेक्सॉन EV के मुकाबले इस गाड़ी की रेंज भी ज़्यादा है, तो आपको ये गाड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी एस्पायर करती है कि ये गाड़ी आपके रास्ते में कहीं बंद नहीं होगी। इसके अलावा आई विल डेफिनेटली से कि 437 किलोमीटर का जो मिरेकल नंबर है उसको अचीव करना मुश्किल है, लेकिन अब कहीं ना कहीं 300-350 की रेंज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन से इस गाड़ी को चलाने के बाद। शर्तिया आप इस गाड़ी को सिर्फ इकोनॉमी मोड पे चलाओगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे ये गाड़ी उड़ जाती है और बैटरी भी उड़ जाती है साथ में, ठीक है। तो डैट इज़ वन थिंग। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली लुक फॉर EVs। हाँ, अगर आपके स्टेट में सब्सिडी मिल रहा है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उस चीज़ का, बिकॉज EVs अभी कॉस्टली हैं। तो वो जो कॉस्ट आप स्टार्टिंग में पे करते हो वो जस्टिफाई सिर्फ तब हो पाएगा अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपने दिन के चलाने 10-20 किलोमीटर तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, फिर आप इसको सिर्फ मज़े के तौर पे चला सकते हो अगर आपका बहुत सारा पैसा है। अगर आप एक रेगुलर लॉजिकल डिसीजन लेना चाहते हो जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, तो वहाँ पर ये गाड़ी आपके काम नहीं आएगी, सीधी सी बात। बिकॉज ये गाड़ी आपको 20 लाख के सेगमेंट में पहुँच रही है, ठीक है। इसका सिर्फ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सस्ता है, अदरवाइज़ गाड़ी हैरियर से छोटी है, हेक्टर से छोटी है, क्रेटा से छोटी आपको महसूस होती है। तो जब आपको गाड़ी हर तरफ से छोटी लग रही है और इसका प्लस पॉइंट सिर्फ रनिंग है, वो आपने करनी नहीं है, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। इसके अलावा नेक्सॉन EV के जो ओनर्स कहते थे कि हमको अपनी गाड़ी में सब कुछ ठीक लगता है एक्सेप्ट द रेंज, तो मेरे को लगता है अब उनके पास अपग्रेड करने के लिए एक अच्छी गाड़ी आ गई है। वो उस गाड़ी से नेक्सॉन EV मैक्स पे डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। इट इज़ एन ओवरऑल बेटर प्रोडक्ट, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। नाउ किन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, एंड वहाँ पर एक ही बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है कि अगर आपकी रनिंग कम है तो आप EV को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो इस समय। अगर मैं इसका ऑनरशिप वाला पार्ट, यानी जो एक पर किलोमीटर कॉस्ट होता है, अगर मैं उसको अवॉइड करूं तो मेरे को लगता है कि बाकी बहुत सारे ऑप्शन फिर मेरे पास आ जाते हैं इस पिक्चर के अंदर, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, क्रेटा, सेल्टॉस, हैरियर, हेक्टर, राइट। तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। इन सब के अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अगर आप किसी ऐसे शहर में हो जहाँ पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप डेफिनेटली EV कंसिडर कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पर लाइट ही 6-6 घंटे चली जाती है
तो वहाँ पर आपको लगेगा कि ईवी लेकर आपने गलती कर दी। जैसे सीएनजी वाले वो लोग जो एक एक डेढ़ घंटा सीएनजी की लाइनों में लगे रहते हैं, ठीक है। तो चाहे कंपनी गाड़ी जितनी मर्जी अच्छी बना दे, टाटा हो, एमजी हो, कोई भी कंपनी हो, जितनी मर्जी अच्छी ईवी बना ले, वो ईवीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं चल सकती। एंड पेट्रोल डीजल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सॉलिड है कि आप कहीं फंस भी जाते हो तो आप पेट्रोल डीजल किसी से मांग सकते हो चलती गाड़ी में से। ईवी में तो अभी हम वो भी नहीं कर सकते। तो डैट इज़ समथिंग जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट अदरवाइज आई विल से फॉर अ रेगुलर यूसेज नेक्सॉन ईवी मेक्स टोटल सेंस, अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है तो। इसके अलावा एक पॉइंट जो मैंने खुद पर्सनली टाटा की टीम से डिस्कस किया था, डैट वॉज कि क्या बड़ी बैटरी जो है ईवी की, जो छोटे छोटे सेल्स से बनती है, तो अगर हमारे सेल्स ख़राब होते हैं तो क्या वो रिप्लेस किए जा सकते हैं? क्योंकि अगर आप सारी बैटरी रिप्लेस कराओगे तो वो डेफिनेटली ज़्यादा कॉस्टली होगा, इंडिविजुअल सेल्स सस्ते होंगे। तो उसका जवाब जो मुझे टाटा ने दिया है, डैट इज़ नो फॉर नाउ। एज ऑफ नाउ, आज की डेट में आप इंडिविजुअल सेल चेंज नहीं करा सकते। लेकिन उसका एक रीज़न भी मुझे कंपनी ने दिया है, एंड वो कंपनी का रीज़न है कि जो बैटरी की पैकेजिंग है, जो इसका केस है, जो इसकी बाहर से जो इसका शेल है, वो IP67 रेटेड है, यानी वो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। तो उसमें किसी भी तरह की रिपेयर कंपनी एज ऑफ नाउ एनकरेज नहीं कर रही है, ताकि बैटरियों की सेफ्टी बनी रहे, बैटरियों की एक ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर मैं दूसरी बात करूं कि बहुत से लोग ना आजकल क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि जो ईवी वाली स्कूटीज़ हैं उनको आग लगती जा रही है, तो क्या कारें भी डेंजरस हो सकती हैं? तो वहाँ पर मेरा जवाब है नहीं। उसके पीछे मैं आपको 2 रीज़न देता हूँ। पहली चीज़, ईवी की स्कूटीज़ एकदम से बहुत सारी मार्केट में आई, ओला, प्योर एंड अलग अलग कंपनीज़ की, एंड देन बहुत सारी स्कूटीज़ में आग लगनी शुरू होगी जैसे जैसे गर्मी शुरू हुई। लेकिन नेक्सॉन ईवी के अंदर आप ऐसे केसेस नहीं सुनते हो रोज़ रोज़। और नेक्सॉन ईवी इस साल से नहीं आ रही, पिछले कुछ सालों से आ रही है। सेम केस है एमजी की जो ZS ईवी आती है, उसके अंदर भी आप आग लगने का केस नहीं सुनते हो। उसका रीज़न क्या होता है कि जो कार की बैटरीज होती है ना, वो बड़ी होती हैं। तो बड़ी बैटरी के अंदर आपको कूलिंग के लिए प्रोविज़न रहता है कि आप बड़ी बैटरी को इजीली कूल कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे कि लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर पे पंखा लगा होता है, मैं नहीं कह रहा कार में पंखा लगा है, मैं बात कर रहा हूँ कि लैपटॉप के अंदर पंखा लगा होता है, लेकिन मोबाइलों में आपके पंखे नहीं लगे होते, बिकॉज मोबाइल में जगह कम रहती है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपकी स्कूटी की बैटरीज होती हैं, उनमें कूलिंग करने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। तो जब वो बैटरीज ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, वो बैटरीज फिर दिक्कत करती हैं। लेकिन जो कार की बैटरीज होती है, क्योंकि उसमें कूलिंग के लिए ज़्यादा जगह रहती है, तो ये बैटरीज उसी वजह से ज़्यादा रिलायबल भी रहती है, इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो डैट इज़ वन रीज़न कि आपको ईवी कार्स में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरी बात है कि दीज कंपनीज आर बिग। ओला, प्योर, वो कंपनीज ना छोटी है। मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ नॉट टू डिफेम एनी कंपनी, बट एक फैक्ट है कि उनके जो R&Ds हैं वो MG या टाटा की R&D को मैच नहीं कर सकता बजट। डैट इज़ समथिंग। इवन Hyundai की जो कोना आती है, डैट इज़ अगेन ऑल्सो अ वेरी नाइस कार, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ईवी कार्स की तरफ जा सकते हो। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया। लास्ट का सारा पार्ट आपने इसमें से देखा है बिकॉज द कैमरा डाइड, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फॉर्चुनेटली नेक्सॉन ईवी इज स्टिल वर्किंग विद अस एंड बढ़िया ऐसी कूलिंग कर रहा है, एवरीथिंग इज़ नाइस। तो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग, एंड इंस्टाग्राम के ऊपर आते रहा करो, वहाँ पे आपके सवालों के आपको जवाब मिलते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।